अमीर और सफल बिजनेसवुमन थी, जिसकी पहचान शहर की सबसे ताकतवर महिलाओं में होती थी। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, बड़ा सा आलीशान बंगला, कई लग्जरी गाड़ियां, बड़ी कंपनी और समाज में ऊंचा नाम। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी और अधूरी कमी साफ दिखाई देती थी, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। और वो कमी थी उसके बेटे आरव की, जिसे उसने 15 साल पहले खो दिया था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। 15 साल पहले वो इतनी बड़ी बिजनेसवुमन नहीं थी, बल्कि एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने वाली महिला थी। उसका पति रोहित एक समझदार और प्यार करने वाला इंसान था, और उनका छोटा सा बेटा आरव उनकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। आरव की हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी, और उसकी छोटी छोटी बातें रिया के दिल को खुशी से भर देती थी। एक दिन रविवार था और रोहित किसी जरूरी काम में व्यस्त था, इसलिए रिया ने सोचा कि वो आरव को मेले में घुमाने ले जाए ताकि वो खुश हो सके। जैसे ही वे मेले में पहुंचे, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की हंसी और झूलों की आवाजें गूंज रही थी। आरव बेहद खुश था। वो कभी गुब्बारे मांगता, कभी खिलौने और कभी चॉकलेट। रिया उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी और बार बार उसे समझा रही थी कि हाथ मत छोड़ना, और हर बार आरव हंसते हुए कहता कि वो कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक भीड़ बढ़ने लगी, लोगों का धक्का मुक्की शुरू हो गया, और एक पल ऐसा आया जब रिया का ध्यान एक सेकंड के लिए भटका, और उसी पल आरव का हाथ उसके हाथ से छूट गया। रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आरव कहीं नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, और वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगी, आरव, आरव। लेकिन उसकी आवाज चेहरे को ध्यान से देखती, हर बच्चे को पकड़कर पूछती, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उस रात उसके आंसू नहीं रुके। उसने पूरे मेले को छान मारा, पुलिस को बुलाया गया, अनाउंसमेंट हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका बेटा जैसे जमीन में समा गया था। अगले दिन से उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, अपने बेटे को ढूंढना। पुलिस स्टेशन गई, हर अनाथालय गई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, जहां भी उसे उम्मीद की एक किरण दिखती वो वहां पहुंच जाती। उसने अखबारों में विज्ञापन दिए, पोस्टर लगवाए, इनाम तक घोषित किया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। उसका पति रोहित भी इस सदमे को सह नहीं पाया। वो हर पुलिस स्टेशन गई, हर अनाथालय गई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, जहां भी उसे उम्मीद की एक किरण दिखती वो वहां पहुंच जाती। उसने अखबारों में विज्ञापन दिए, पोस्टर लगवाए, इनाम तक घोषित किया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। उसका पति रोहित भी इस सदमे को सह नहीं पाया। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। रात को चुपचाप बैठकर रोता और खुद को दोष देता कि वो उस दिन साथ क्यों नहीं गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी, और कुछ ही सालों में वो भी रिया को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उस दिन रिया पूरी तरह टूट गई। उसका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने बेटे को एक दिन जरूर ढूंढेगी, चाहे उसे पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए। समय बीतता गया, और उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को काम में झोंक दिया, दिन रात मेहनत की, और धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। लोग उसकी सफलता की तारीफ करते थे, उसे आयरन लेडी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से कितनी खाली है। हर साल वो उसी मेले में जाती जहां उसका बेटा खोया था, और घंटों वहां खड़ी होकर पुराने पलों को याद करती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वो किसी को दिखने नहीं देती। हर चेहरे को ध्यान से देखती, हर बच्चे को पकड़कर पूछती, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उस रात उसके आंसू नहीं रुके। उसने पूरे मेले को छान मारा, पुलिस को बुलाया गया, अनाउंसमेंट हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका बेटा जैसे जमीन में समा गया था। अगले दिन से उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया, एक दिन वो अपनी वीआईपी कार में बैठकर एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर कार रुकी, और तभी कुछ भिखारी बच्चे कारों के पास आकर पैसे मांगने लगे। तभी एक दुबला पतला छोटा सा लड़का उसकी कार के पास आया और कमजोर आवाज में बोला, मैडम कुछ खाने को दे दो। रिया ने जैसे ही उसकी तरफा देखा तो उसकी सांसें थम गई। उस लड़के की आंखें बिल्कुल उसके बेटे आरव जैसी थी। वही मासूमियत, वही चमक, वही गहराई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, और जल्दी से बाहर उतरी। लड़का डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन रिया उसके सामने झुक गई और धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने सर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, लोग मुझे छोटू कहते हैं। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने फिर पूछा, तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में कुछ याद है? लड़के ने थोड़ी देर सोचा और बोला, बस इतना याद है कि मैं बहुत छोटा था।
एक मेले में खो गया था, उसके बाद कुछ याद नहीं। ये सुनते ही रिया का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके अंदर सालों पुरानी उम्मीद फिर से जाग उठी। उसे यकीन होने लगा कि शायद यही उसका खोया हुआ बेटा है। वो उसे अपने साथ घर ले आए, उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उसे भरपेट खाना खिलाया और पूरे समय उसे देखती रही, जैसे वो अपने खोए हुए अतीत को फिर से जी रही हो। उस लड़के के हर हाव भाव में उसे अपना आरव नजर आ रहा था। रिया पूरी रात उस लड़के के बारे में सोचती रही। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी आरव की हुआ करती थी, लेकिन साथ ही उसमें दर्द की एक गहरी परत भी छिपी हुई थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि लड़का चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है, जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इस आलीशान घर में है। रिया धीरे से उसके पास गई और प्यार से बोली, डर मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। लड़के ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में झिझक और डर साफ नजर आ रहा था। रिया समझ गई कि इतने सालों की तकलीफ ने उसे अंदर से देना शुरू किया। उसे अच्छे कपड़े दिए, पढ़ने के लिए किताबें दी और हर दिन उसके साथ समय बिताने लगी। लेकिन लड़का अब भी ज्यादा बात नहीं करता था। वो सिर्फ चुपचाप सब देखता रहता था, जैसे किसी पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं था। उसी दिन रिया ने डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया, लेकिन रिपोर्ट आने में समय था और हर गुजरता पल उसके लिए एक सदी जैसा लग रहा था। जाटे को एक दिन जरूर ढूंढेगी, चाहे उसे पूरी जिंदगी। उसने उसे धीरे धीरे अपनापन देना शुरू किया। उसे अच्छे कपड़े दिए, पढ़ने के लिए किताबें दी और हर दिन उसके साथ समय बिताने लगी। लेकिन लड़का अब भी ज्यादा बात नहीं करता था। वो सिर्फ चुपचाप सब देखता रहता था, जैसे किसी पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं था। उसी दिन रिया ने डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया, लेकिन रिपोर्ट आने में समय था और हर गुजरता पल उसके लिए एक सदी जैसा लग रहा था। जारी रखो। हाँ, जारी रखो। ठीक है। इस बीच उसने उस लड़के से धीरे धीरे उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे रिया पर थोड़ा भरोसा होने लगा, तब उसने अपनी टूटी फूटी यादें बतानी शुरू की। उसने बताया कि जब वो छोटा था तो उसे कुछ लोग उठाकर ले गए थे। उसे याद है कि वो बहुत रो रहा था और अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसके बाद उसे एक झुग्गी बस्ती में छोड़ दिया गया, जहाँ कई और बच्चे भी थे। वहाँ एक आदमी था जो उन बच्चों से भीख मंगवाता था। अगर वे पैसे कम लाते तो उन्हें मारता पीटता था। ठीक है, वो लड़का भी उन्हीं बच्चों में से एक था। वो रोज सड़कों पर घूमता, भूखा रहता, लोगों से खाना मांगता और रात को डर के साए में सोता। कई बार उसे इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। उसने बताया कि उसे कभी कभी अपनी माँ की धुंधली सी तस्वीर याद आती थी, एक आवाज जो उसे बेटा कहकर बुलाती थी, लेकिन वो याद भी धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। रिया ये सब सुनकर अंदर से टूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा इतने सालों तक इतनी तकलीफ में रहा होगा। जारी रखूं? हाँ, जारी रखो। ठीक है। उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया कि अगर उसने उस दिन उसका हाथ मजबूती से पकड़ा होता तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। वो सिर्फ यही चाहती थी कि वो लड़का सच में उसका आरव निकले, ताकि वो उसे फिर से एक नई जिंदगी दे सके। वो थोड़ा मुस्कुराने लगा था, कभी कभी रिया से बातें भी करने लगा था, लेकिन उसके अंदर का डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो रात को कई बार डर कर उठ जाता और चिल्लाने लगता, मुझे मत मारो, मैं पैसे ले आऊंगा। तब रिया दौड़कर उसके पास जाती, उसे गले लगाती और कहती, कोई तुम्हें नहीं मारेगा बेटा, मैं हूं ना। और धीरे धीरे वो शांत हो जाता। एक दिन रिया उसे अपने ऑफिस लेकर गई। वहां के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार रिया को इतने प्यार के साथ किसी के साथ देखा था। उस लड़के को भी पहली बार लगा कि वो किसी खास इंसान के साथ है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक डर था, कहीं ये सब सपना तो नहीं, कहीं वो फिर से उसी में वापस न चला जाए। उधर रिया हर दिन डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। हर बार जब फोन बजता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे रिपोर्ट मिलने वाली थी। वो लैब के बाहर खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे डर भी था और उम्मीद भी। उसने धीरे धीरे लिफाफा लिया। कुछ सेकंड तक उसे खोल नहीं पाई, जैसे उसे डर था कि कहीं ये सपना टूट न जाए। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई, लिफाफा खोल दिया। उसकी नजर सीधे उस लाइन पर गई जहां लिखा था डीएनए मैच 99.9%। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ से रिपोर्ट गिर गई थी और वो वहीं जमीन पर बैठ गई।
उसकी सालों की तलाश, उसका दर्द, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक पल में सच बन गया था। वो दौड़ती हुई घर पहुंची, उस लड़के के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा आरव, वो रोते हुए बोली। घबरा गया, लेकिन फिर उसने पहली बार उस एहसास को महसूस किया जिसे वो सालों से तरस रहा था, माँ का प्यार। उसने धीरे से कहा, माँ, और ये सुनते ही रिया और जोर से रोते हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। एक माँ को अपने खोए हुए बेटे को सिर्फ पहचानना ही नहीं, बल्कि उसे फिर से एक नई जिंदगी देना था। उसके अंदर के डर को मिटाना था, उसके टूटे हुए बचपन को जोड़ना था, और सबसे बड़ी बात, उसे ये यकीन दिलाना था कि अब वो कभी अकेला नहीं है। क्या इसी का सबसे बड़ा सच था जब उसने अपने खोए हुए बेटे को फिर से पा लिया। लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ उसे पहचान लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि आरव सिर्फ उसका बेटा नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, जिसे फिर से जोड़ना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में आरव को उस घर में हर चीज अजीब लगती थी। बड़ा सा कमरा, मुलायम बिस्तर, साफ कपड़े, अच्छा खाना, ये सब उसके लिए नया था। कई बार वो प्लेट में रखा खाना छुपा कर रख लेता था, जैसे उसे डर हो कि शायद कल उसे खाना न मिले। रिया ये सब देखती और उसका दिल टूट जाता, लेकिन वो धैर्य रखती। वो जानती थी कि इतने सालों का डर एक दिन में खत्म नहीं होगा। उसने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया कि अब उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, अब वो सुरक्षित है, अब कोई उसे मारेगा नहीं। लेकिन आरव के अंदर के जख्म बहुत गहरे थे। रात को वो अक्सर डर कर उठ जाता, पसीने में भीगा हुआ। उसकी सांसें तेज होती और वो चिल्लाने लगता, मुझे मत मारो, मैं पैसे ले आऊंगा। या तुरंत उसके पास जाती, उसे गले लगाती, उसके बालों पर हाथ फेरती और धीरे धीरे उसे शांत करती। कई बार वो खुद भी उसके साथ रोने लगती, क्योंकि हर बार उसे ये एहसास होता कि उसका बच्चा कितनी तकलीफों से गुजरा है। धीरे धीरे रिया ने डॉक्टर और काउंसलर की मदद ली, ताकि आरव के मन के जख्म भरे जा सके। शुरुआत में आरव किसी से बात नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बात कहनी शुरू की। अपने डर, अपने दर्द और अपने अकेलेपन को शब्दों में ढालना शुरू किया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन रिया हर कदम पर उसके साथ थी। उसने अपने बिजनेस से समय निकालकर पूरा ध्यान अपने बेटे पर लगाना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि जो महिला कभी काम से फ्री नहीं होती थी, वो अब घंटों अपने बेटे के साथ बिताती है। लेकिन रिया के लिए अब सब ठीक है लेकिन रिया के लिए अब सबसे बड़ा काम उसका बेटा था। उसने उसे स्कूल में दाखिला दिलाया। शुरुआत में आरव को वहां भी मुश्किल हुई, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग था। लेकिन धीरे धीरे उसने दोस्त बनाना शुरू किया। उसने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू किया, और पहली बार उसकी जिंदगी में एक सामान्य बचपन वापस आने लगा। उधर समाज में भी इस कहानी की चर्चा होने लगी। मीडिया को जब ये खबर मिली, तो हर जगह यही बात होने लगी कि एक अमीर महिला को उसका खोया हुआ बेटा भिखारी के रूप में मिला। लोग इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाते, लेकिन रिया को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका बेटा उसके पास है। कुछ समय बाद रिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उन बच्चों के लिए एक संस्था शुरू की जो सड़कों पर जीने को मजबूर है। उसने तय किया कि अब कोई बच्चा वैसे दर्द से नहीं गुजरेगा जैसे उसका आरव गुजरा था। उसने कई बच्चों को सहारा दिया, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें नया जीवन दिया। आरव भी इस काम में उसका साथ देने लगा। वो उन बच्चों के बीच जाता, उनसे बात करता और उन्हें समझाता कि जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि वो खुद इसका जीता जागता उदाहरण था। समय के साथ आरव पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि सपने थे। एक दिन वो रिया के पास आया और बोला, माँ, अगर उस दिन मैं नहीं खोता तो शायद मुझे ये सब समझ नहीं आता, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर और बच्चों की जिंदगी बदलें। ये सुनकर के पास आया और बोला, माँ, अगर उस दिन मैं नहीं खोता तो शायद मुझे ये सब समझ नहीं आता, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर और बच्चों की जिंदगी बदलें। ये सुनकर जारी रखूं? हाँ, जारी रखो। ठीक है। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। उस दिन रिया ने महसूस किया कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं, बल्कि वो एक ताकत बन चुका था, एक ऐसा मकसद बन चुका था जो कई जिंदगियों को बदल सकता था। सालों बाद जब वो फिर उसी मेले में गई जहां उसने अपने बेटे को खोया। जारी रखूं? हाँ, जारी रखो ना। ठीक है। खोया था। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सुकून था। उसने आसमान हाँ हाँ जारी रखूं? हाँ, जारी रखो।
ठीक है। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, क्योंकि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। उसका खोया हुआ बेटा उसे मिल चुका था और उसने उस दर्द को एक नई उम्मीद में बदल दिया था। और आखिर में बस एक ही किया कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं बल्कि वो एक ताकत बन चुका था, एक ऐसा मकसद बन चुका था जो कई जिंदगियों को बदल सकता था। सालों बाद जब वो फिर उसी मेले में गई जहां उसने अपने बेटे को खोया था, इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक सुकून था। ठीक है। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, क्योंकि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। उसका खोया हुआ बेटा उसे मिल चुका था और उसने उस दर्द को एक नई उम्मीद में बदल दिया था। और आखिर में बस एक ही सच सामने आता है, माँ का प्यार कभी हारता नहीं। वक्त चाहे कितना भी गुजर जाए, सच्चे रिश्ते अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। और अगर दिल से किसी को चाहो तो पूरी दुनिया भी उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या मैं आपके किसी और काम आ सकता हूँ? एक मिनट।